हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में देखा था कि सॉलिड की जो प्रॉपर्टी होती है वहाँ पे शेप और उसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, ये हमने देखा था। लिक्विड में देखा था कि उसका जो वॉल्यूम होता है वो तो फिक्स होता है, बट शेप क्या होता है, फिक्स नहीं होता। गैस में कुछ भी फिक्स नहीं होता, ना तो शेप ना तो वॉल्यूम, मतलब दोनों फिक्स नहीं होता, ये हमने देखा था। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी देखा था हमने। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे केमिकल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, ये सब क्या होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी हमने देखा था कि मैग्नीशियम को अगर हम लोग हीट करते हैं तो वहाँ से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और केमिकल चेंज में हम रिवर्स प्रोसेस नहीं कर सकते। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड से फिर से अगर आप चाहो मैग्नीशियम बना लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मतलब मैग्नीशियम जलने के बाद प्रॉपर क्या बनाता है, वाइट प्रेसिपिटेट, पाउडर टाइप का बन जाता है वो। तो फिर से मैग्नीशियम बनाना मतलब बना पाना पॉसिबल नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ हम लोग यहाँ पर यूनिट्स की बात करेंगे। तो यूनिट्स का एक डेफिनेशन है, उसको आप पहले नोट कर ले, एक लाइन का है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, यूनिट्स क्या है, ठीक है, नोट करो। द आर्बिट्रेरली, आर्बिट्रेरली लिखना पड़ेगा, आर्बिट्रेरली, ठीक है, आर्बिट्रेरली डिसाइडेड, सही तो है, ट्रेरिली है क्या, ट्रे, अच्छा ओके ठीक है, ठीक है, arbitrarily decided and universally accepted, universally accepted, universally accepted standard are called units, standard are called units। अच्छा, हम लोग कुछ यहाँ पे फिजिकल फंडामेंटल यूनिट्स की बात करेंगे, और उसके बाद बात करेंगे कि उनके यूनिट्स कैसे कैसे रिविजन किए जाते हैं, उसको बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स, जैसे अगर हम लोग बात करें मास, तो मास को हम लोग कैसे रिवीजन करते हैं। मास को रिवीजन करने का तरीका क्या है, एम, ये ना, नहीं है, क्या बोली, मास को एम से रिवीजन करते हैं। लेंथ को हम लोग, लेंथ को हम लोग एल से रिवीजन करते हैं ना, एल को, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग टाइम की बात करेंगे तो टाइम का यूनिट क्या होता है, टाइम का यूनिट टी होता है कि नहीं, टाइम का यूनिट क्या होता है, टी। अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर जो होता है वो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, एन। अगर कभी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोला जाए तो उसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके बाद एक और यहाँ पर दे रखा है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट भी होता है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। उसके बाद एक लास्ट में दे रखा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको आई बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को। अच्छा, इसको मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है ना, किलोग्राम।
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केजी। अच्छा लेंथ का क्या होता है, लेंथ का मीटर होता है ना, तो यहाँ पर हम लोग मीटर लिख सकते हैं, स्मॉल एम लिख सकते हैं। टाइम, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड, तो हम लोग यहाँ पर इसको सेकेंड लिख सकते हैं, सेकेंड। उसके बाद टेम्परेचर की बात करें तो, टेम्परेचर की बात करें तो क्या होता है, केल्विन, केल्विन होता है ना टेम्परेचर का, यहाँ पर हो जाएगा केल्विन, केल्विन, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करेंगे तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये होता है मोल, मोल, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, एम्पियर, एम्पियर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को क्या बोलते हैं, यहाँ पर कैंडेला बोलते हैं, कैंडेला, थोड़ा सा अजीब नाम है ना, कैंडेला, इसको कैंडेला बोलते हैं। कैंडल तो आप जानते ही हो, इसको कैंडेला बोलते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, कैंडेला, ठीक है, कैंडेला बोलते हैं, ठीक है। नोट करो फटाफट इसको, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। मास एंड वेट, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, अभी दिख रहा होगा ना, ग्रीन से नहीं दिखेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब यहां पर देखो मास एंड वेट, मास एंड वेट, देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मास के बारे में। मास क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जितना क्वांटिटी कंटेन करता है, कोई भी सब्सटेंस है वो जितना क्वांटिटी कंटेन करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मास। मास का मतलब टोटल क्वांटिटी, क्वांटिटी कंटेन बाय एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है वो जितना क्वांटिटी कंटेन करता है उसको क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। कोई भी बॉडी है उसका पोजीशन कितना भी चेंज कर दिया जाए, मास कभी भी चेंज नहीं होता, मास वेरिएबल नहीं है, मास हमेशा फिक्स्ड रहता है, ठीक है। बॉडी, इफ बॉडी चेंज अकॉर्डिंग टू पोजीशन, then mass does not change, mass does not change, मतलब उसके पोजीशन को कितना भी चेंज कर दिया जाए लेकिन मास कभी भी चेंज नहीं रहेगा, मास जो है वो कांस्टेंट रहता है। मास को रिवीजन किससे करते हैं, किलोग्राम से। और अगर हम लोग बात करें इसका यूनिट हमने पढ़ा अभी जस्ट, क्या होता है, किलोग्राम। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, जिसको 10 के पावर 3 बोल सकते हो आप लोग। तो 1 किलोग्राम में यहाँ पर क्या होता है, 10 के पावर 3 ग्राम, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम लोग वेट की बात करते हैं, वेट, तो वेट चेंज होता रहता है। वेट क्या होता है, जैसे अगर मैं वेट की बात करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं W = m/g। क्या होता है, W = m/g। एक्सीलरेशन दूसरा हो गया, हालांकि वो भी, यहाँ भी ग्रेविटी का मतलब एक्सीलरेशन ही होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। अगर हम लोग जी की बात करें तो, थोड़ी बहुत फिजिक्स आती मुझे भी।
अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, W इक्वल टू एम इंटू जी, मतलब कोई भी बॉडी है उसके मास और उस पर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके मल्टीप्लाई को हम लोग क्या, उसके प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, वेट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ मास, प्रोडक्ट ऑफ मास product of mass and gravitational force is called weight। देखो मास तो चेंज नहीं होता कभी भी, लेकिन यहाँ पर वेट चेंज होता है। किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। मास चेंज, देखो ग्रेविटी हर जगह एक जैसी तो नहीं है, तो कहने का मतलब यह है कि वेट ग्रेविटी की वजह से चेंज होता रहता है, बट कभी भी मास चेंज नहीं होता है, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, वेट कैन बी चेंज ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से वेट चेंज हो सकता है, लेकिन मास कभी भी चेंज नहीं होता, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये आप नोट करिए अच्छे से। वेट कैन बी चेंज ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, वेट कैन बी चेंज ड्यू टू ग्रेविटी। कान नहीं, कैन है। लेंथ की बात करते हैं हम लोग, लेंथ। अब लेंथ क्या होता है, हाँ मतलब केमिस्ट्री में बहुत सारे डिफरेंस हमको पता कर, जैसे मान लो एटॉमिक रेडियस पता करने के लिए, ठीक है, टू फाइंड एटॉमिक रेडियस, उसके बाद बॉन्ड लेंथ, एटॉमिक रेडियस, बॉन्ड लेंथ, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वी यूज लेंथ। देखो लेंथ का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कभी भी ये एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो दो एटम है, उनके बीच का जो लेंथ है, तो उसको हम लोग एक बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, तो उसको भी हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक लेंथ से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब लेंथ का यूज़ कहाँ पर है, एटॉमिक रेडियस फाइंड करने में, बॉन्ड लेंथ फाइंड करने में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी देखने में हम लोग वहाँ पर लेंथ का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसकी यूनिट्स क्या क्या हो सकती हैं, जैसे 1 नैनोमीटर में कितने मीटर, तो 10 के पावर -9 मीटर होता है। कितना होता है, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 के पावर -9 मीटर। अगर कभी पूछा रहा है कि 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 10 के पावर -12 मीटर होते हैं। ये न्यूमेरिकल्स वगैरह में इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। 1 नैनोमीटर में 10 के पावर -9 मीटर, और 1 पिकोमीटर में क्या होता है, 10 के पावर -12 मीटर। नोट करिए फटाफट। वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, कहां पर, बॉन्ड लेंथ एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, टोटल स्पेस occupied by three dimensional यहाँ पर देखो बाई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। और वॉल्यूम को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं,
देखो 1 लीटर लिखा जाए या फिर 1 डीएम क्यूब लिखा जाए, एक ही होता है। 1 लीटर बोला जाए या 1 डीएम क्यूब बोला जाए, ये कितना होता है, सेम ही होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, कितना होता है, हाँ। और या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1000 मिलीलीटर बोल सकते हैं। ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, इनको बहुत आराम से नोट करिए। एसआई यूनिट क्या होती है, वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब, क्या होती है, मीटर क्यूब। एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, मीटर क्यूब। अच्छा, एसआई का मतलब क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। कहाँ पे, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अब देखो वॉल्यूम को फाइंड करने का अलग अलग तरीका है। जैसे मान लो जितने भी लिक्विड सॉल्यूशंस वगैरह हम लोग मेजर करते हैं वॉल्यूम के लिए, तो जब आप प्रैक्टिकल करोगे क्लास 12th में तो वहाँ पर आपको बताया जाता है, हाँ, ब्यूरेट होता है, पीपेट होता है, उससे हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं किसी भी सॉल्यूशन का या लिक्विड का, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर डेंसिटी, यहाँ पर डेंसिटी की हम लोग बात करेंगे। डेंसिटी क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से देखना, डेंसिटी। अब उसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, मास क्या, कलर चेंज करूं, ये कलर चलेगा, अरे वही है, ये कलर हो सकता है, अच्छा वाइट चलेगा, ओके। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। यहां पर इसको D इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम लोग, अभी दिख रहा है ना, D इक्वल टू M अपॉन V, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, यहां पर देखो डेंसिटी, यहां पर मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, क्या बोलते हैं इसको, डेंसिटी बोलते हैं। यहां से सीटी में और जेई मेंस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होती है, यहां पर यूनिट ऑफ डेंसिटी पूछा गया था। अगर मुझे यूनिट ऑफ डेंसिटी बतानी है तो यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ डेंसिटी, अगर यहाँ पर यूनिट ऑफ डेंसिटी बतानी है तो यहाँ पर हो जाएगा यूनिट ऑफ मास, क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ मास, और अपॉन क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या होगा, यूनिट ऑफ मास क्या होता है, हमने अभी देखा था, केजी देखा था, केजी अपॉन कितना हो जाएगा, यूनिट ऑफ वॉल्यूम कितना होता है, मीटर क्यूब। तो यहाँ पर क्या होगा, मीटर क्यूब को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, मीटर पावर -3, तो ये होगा केजी इंटू मीटर पावर -3, क्या हो जाएगा, केजी इंटू मीटर पावर -3। ये यूनिट ऑफ डेंसिटी है, यूनिट ऑफ डेंसिटी, यूनिट ऑफ डेंसिटी। अच्छा, सीजीएस ये किस में है, ये एसआई में है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये सिस्टम इंटरनेशनल में है। अगर कभी कभी सीजीएस में भी पूछा रहता है, तो सीजीएस में क्या हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम लोग सीजीएस, ये कौन सा यूनिट है, ये सिस्टम इंटरनेशनल है, एसआई यूनिट है। अगर आपसे सीजीएस पूछा जाए, सीजीएस यूनिट क्या होगी, सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी, तो क्या बताएंगे भाई, ये क्या हो जाएगा, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर पावर -3, ठीक है, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पावर -3। क्लियर है, नोट करो फटाफट। अब हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं, डेंसिटी तो हो गया ना, अब हम लोग टेम्परेचर की बात करेंगे। मास की यूनिट क्या बताएगी आपको, एम होता है,
मास की यूनिट एम थोड़ी होता है, उसको डिनोट एम से करते हैं, किलोग्राम। आगे बैठो, आपको तो एकदम फ्रेश माइंड से बैठना चाहिए। हो गया। टेम्परेचर, इट इज मेजर, क्या मेजर करता है? हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, इधर देखो यहां पे। तो टेम्परेचर क्या मेजर करता है? हॉटनेस या कोल्डनेस। बच्चे हंस रहे हैं यहां पर देखो। अब यहां पर देखो, पॉजिटिव सोचो, केमिस्ट्री है। अब उसके बाद देखो, यहां पे अगर हम लोग बात करें डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या होता है? 9/5 डिग्री सेल्सियस और प्लस कितना होता है? 32। यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू, डिग्री को थोड़ा ऊपर लिखते हैं भाई, डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अच्छा, हेल्दी ह्यूमन की जो बॉडी होती है वो कितनी होती है? 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम लोग फ़ारेनहाइट पूछे तो क्या होगा? 98.6। अगर हम लोग हेल्दी ह्यूमन की बॉडी की बात करते हैं तो ये कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में बोलोगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम्म, 0 डिग्री। अगर कभी भी केल्विन को, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो, एक और देखना, अगर केल्विन को हमको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो 0 डिग्री सेल्सियस और प्लस क्या होता है? 273.15। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर डिग्री सेल्सियस दे रखा है, उसको केल्विन में चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे? 273.15 ऐड करते हैं। इस बात को ध्यान देना, डिग्री सेल्सियस में अगर केल्विन में जाना है तो। अच्छा, केल्विन क्या होता है? टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है, ध्यान देना। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या हो जाएगा? केल्विन। क्या होगा? केल्विन। सॉरी। इसमें पहला जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन में यहाँ पर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब अगर हम लोग फिजिकल और केमिकल चेंज की बात करेंगे, किसी भी रिएक्शन में फिजिकल और केमिकल चेंज जो होता है वो अगर कांस्टेंट उसको रखें तो यहाँ पर जो टोटल मास होगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहता है। फिर आप ऐसे बोल सकते हो, इन एनी केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना मास रहेगा रिएक्टेंट का उतना ही मास होगा प्रोडक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? इन एनी केमिकल रिएक्शन total mass of reactant is equal to total mass of प्रोडक्ट। मतलब जितना रिएक्टेंट का मास रहेगा उतना ही मास रहेगा प्रोडक्ट का। जैसे मान लो एक रिएक्शन है यहाँ पे CaCO3, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इससे बनेगा CaO
और प्लस CO2, क्या बनेगा? CaO प्लस CO2, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या होगा? इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अब उसके बाद यहां पर ये कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी जरा सा मैं लेट हो जाऊं फिर देखोगी इन लोगों का, अरे सर ही लेट आते हैं, लेकिन आधे आधे घंटे, एक ही घंटे कोई लेट आ रहा है। अब उसके बाद देखो कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर यहां पर इसका एटॉमिक मास देखोगे तो कैल्शियम का कितना होता है? 40, कार्बन का कितना होता है? 12, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 48। ये तीनों मिला के कितना होगा? 100 हो जाएगा। मतलब 100 ग्राम है ये कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास बोलें तो कितना हो गया? 100 ग्राम। और उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो कैल्शियम का कितना होता है? 40 होता है ना। ऑक्सीजन कितना होता है? 16, ये कितना हो गया? 56 हो गया, 56 ग्राम। उसके बाद यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा? कार्बन कितना होता है? 12, और ऑक्सीजन का कितना? 16, 16 टू जा 32, ये 32 हो जाएगा। 44 होगा क्या? 44। अगर आप 44 और 56 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 100 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट में भी कितना था? 100 था, और प्रोडक्ट में भी कितना है? 100 है। तो यहाँ पर मास का कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। नोट करो। अच्छा, एक बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट है जो आप छोटी क्लास में पढ़ते हो, मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सुना है ना? जैसे एनर्जी के बारे में सुना है। हाँ, मास का बोल सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सर, कौन से भी रिएक्शन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट? क्या बोला इन्होंने? अच्छा, आवाज़ तेज करो। क्लास चल रहा है ना, क्लास में भी जो आप सब बाद में भी हो सकता है, तो फिर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ये हमने देखा अभी। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। हाँ हाँ, ये मॉलिक्यूलर मास है ना। देखो, एक एलिमेंट रहेगा तो उसका एटॉमिक मास होता है। अगर हम लोग एक कंपाउंड लेते हैं तो एक कंपाउंड में बहुत सारे एलिमेंट आते हैं, तो वो एक मॉलिक्यूल बनता है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। हाँ, इसका अगर एटॉमिक मास अगर बोलते हैं तो आप कार्बन, कैल्शियम का एटॉमिक मास, फिर कार्बन का एटॉमिक मास, फिर ऑक्सीजन का, इन सब का सम करके बनता है मॉलिक्यूलर मास। ये कहने का मतलब है, मॉलिक्यूल तो एक कंपाउंड पूरा हो गया ना। एटॉमिक मास अलग है लेकिन मॉलिक्यूलर मास अलग होता है। मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मासेस का सम होता है। मॉलिक्यूल तो तब बनेगा जब बहुत सारे एटम्स कंबाइन कर, तभी तो मॉलिक्यूल बनेगा। अरे भाई, एटम से मॉलिक्यूल बनता है। तो अब उसके बाद देखो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। देखो, डेफिनिट प्रपोर्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी कंपाउंड बनाते हैं, दो एलिमेंट कंबाइन करके कोई भी कंपाउंड बनाएं,
उनका जो वेट का रेशियो है वो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये क्या होता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। यहाँ पर बोल रखा है ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड दे रखा है, उस कंपाउंड में जो जो एलिमेंट होंगे उनके वेट का जो रेशियो होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, अ कंपाउंड contain exactly same ratio of weight of elements। कहने का मतलब समझ रहे हो, दो एलिमेंट है वो कंबाइन करते हैं, वो कोई भी कंपाउंड बनाते हैं, उनका जो एटॉमिक वेट का रेशियो रहेगा वो कैसा रहेगा, हमेशा सेम रहता है, उनका प्रोपोर्शन चेंज नहीं हो सकता। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं ना, H2 बनता है कि नहीं बनता है, तो यहां से ये H2O बना सकते हैं, H2O बनता है। अच्छा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही कंबाइन करते हैं तो ये H2O2 भी बना सकते हैं, बना सकते नहीं बना सकते। H2O2 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर देखो यहाँ पर रेशियो की बात करता हूँ तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है 16, मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है, एक्चुअली 15.999 होता है, तो अप्रॉक्स हम लोग 16 लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, मतलब इसका रेशियो कितना आया 1:8 का। वैसे ही अगर हम लोग बात करें H2O2 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसके पहले आपने H2O2 कहाँ पढ़ रखा है, कुछ याद आ रहा है आपको, रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि H2O2 अगर कहीं आता है तो ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होता है, ये शायद आपको याद हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2O2 मतलब 2 × 1, हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है ना, 2 × 1 हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 32। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना। अच्छा 2H2O2 होता है, ठीक है, तो यहाँ से 4 × हो जाएगा, यहाँ 2H2 होता है तो बनाते हैं तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 4:2 यहाँ पर 32 होता है। ओ सॉरी, क्या किया मैंने प्रीवियस, तो यहाँ पर इस H2O2 ठीक। जैसे मान लो यहाँ पर 2H2O2 है, 2H2O2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 64। तो भी कितना आएगा 16, 1:16। नहीं, ये एग्जाम्पल नहीं होगा फिर, क्योंकि 1:8 का रेशियो फिर नहीं आएगा ना, 1:8 का रेशियो होना चाहिए। आप ये समझो कि कोई भी कंपाउंड है, कोई भी 2 एलिमेंट है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और समझाना चाह रहा हूँ, एक चीज और समझाना चाह रहा हूँ। जैसे 2 एलिमेंट है वो कंबाइन करके कोई कंपाउंड बनाते हैं, उसमें एलिमेंट्स का रेशियो हमेशा क्या होएगा, कांस्टेंट होएगा। ठीक है, लेकिन 2 कंपाउंड हैं उनमें सेम एलिमेंट हैं, उनका रेशियो हमेशा बराबर नहीं हो सकता, ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा, मतलब रिवर्स प्रोसेस। मैंने क्या बोला, मेरी बात ध्यान सुनो। कोई भी कंपाउंड है उनमें 2 एलिमेंट हैं, उनका जो प्रोपोर्शन रहेगा एटॉमिक वेट का वो हमेशा कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक,
लेकिन दो कंपाउंड हैं, अलग अलग कंपाउंड हैं, और उनमें जो एलिमेंट का वेट का रेशियो रहेगा वो कंपलसरी नहीं है कि वो सेम ही रहेगा। ये कहने का मतलब रिवर्स जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं भी करेगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो इसको आप नोट करिए पहले। हाँ, परसेंट निकाल सकते हो ना, जिसका परसेंट निकालना हो उसका एटॉमिक मास ऊपर रखो, टोटल मास इंटू 100 हो जाएगा। कोई भी कंपाउंड होगा उसमें जो भी एलिमेंट्स रहेंगे उनमें एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट का जो प्रोपोर्शन रहता है, उसका रेशियो जो रहता है हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये कहने का मतलब है, समझ रहे हो? इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट। डेफिनिट का मतलब क्या? फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। हो गया। अब देखो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। अब जैसे मान लो दो एलिमेंट हैं ए और बी, और वो कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, कंबाइन करते हैं और एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं। तो एलिमेंट ए के रिस्पेक्ट में एलिमेंट बी का जो रेशियो होता है वो एक सिंपल होल नंबर में होता है। इसी को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक है, जैसे मान लो नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया? NO बनाया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। फिर से नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो यहां पर क्या बनाया? नाइट्रोजन, इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, लॉफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन ने फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो यहां पर क्या बनाएगा? NO2 बनाएगा। क्या बनाएगा? NO2 बनाएगा। समझ रहे हैं? अब उसके बाद देखो यहां पर अगर हम लोग NO की बात करेंगे तो NO में नाइट्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है? 14 होता है ना, 14। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। अगर मैं N2O की बात करूंगा तो N2O में क्या होता है? यहाँ पे नाइट्रोजन का 14 होता है तो 14 टू जा कितना हो जाएगा? 28। ये हो जाएगा 28। और यहाँ पर कितना होगा? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है ना। उसके बाद अगर मैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करूं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होगा? यहाँ पे ये 14 होगा और ऑक्सीजन का कितना होगा? 32 होगा। समझ रहे हो? अब उसके बाद देखो यहाँ पर NO और NO2 में नाइट्रोजन का जो एटॉमिक वेट का रेशियो वो तो सेम आ रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है नाइट्रस ऑक्साइड में 28। अगर मैं इसको भी 14 कर दूं, 14 कैसे करेंगे आप? इसको अगर आप 2 से डिवाइड करो तो ये 14 हो जाएगा, तो इसको भी करना पड़ेगा 2 से। तो अगर ये 14 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर 14 होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 होगा। अब देखो ये सेम है, नाइट्रोजन का रेशियो सेम है और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ रहा है? 16, 8 और 32। इसको कैंसिल भी कर सकते हैं क्या? बताइए। फिर से कैंसिल हो सकता है क्या? हो सकता है ना। 2:1:4 का रेशियो आया। क्या ये सिंपल होल नंबर है? बताओ। अरे पॉइंट में तो नहीं आया ना, होल नंबर है कि नहीं है? सिंपल होल नंबर। तो वो यही कह रहा है कि अगर दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं और वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइन किया तो ये इन्होंने 3 अलग अलग कंपाउंड बनाए। तो कहने का मतलब ये होगा कि ए के साथ जो बी वाला कनेक्ट होगा, नाइट्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन कनेक्ट हुआ है, उसका जो रेशियो आएगा वो एक सिंपल होल नंबर में आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन।
बोलो ये बातें सबको समझ आएगी नहीं? क्या समझा बताओ? बोलो। स्टेटमेंट मैं बता रहा हूं, आपने कॉन्सेप्ट क्या समझा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए मतलब मैंने एग्जांपल लेके बताया। मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको डेफिनेशन लिखवा देता, लेकिन मैंने पहले एग्जांपल लिया ताकि आपको समझ में आए। बोलो। कोई बात नहीं, आप जो भी समझा आपने बताओ, कोई बात नहीं, रॉन्ग भी होगा चलेगा। सारे सारे मासेस मतलब सारे एलिमेंट्स। आप ऐसे बताओ कि दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं, ए और बी। यहां पर ए कौन है? नाइट्रोजन। बी कौन है? ऑक्सीजन। ये कौन है? दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं, पहला नाइट्रोजन दूसरा ऑक्सीजन, और दोनों मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि पहले एलिमेंट के साथ जो दूसरा एलिमेंट कनेक्ट हो रहा है, पहले को तो हमने फिक्स कर दिया ना, पहले एलिमेंट के साथ जो दूसरा एलिमेंट कनेक्ट हो रहा है, उनका रेशियो जो होगा, एटॉमिक वेट का रेशियो, वो एक सिंपल होल नंबर में होगा। यही होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या होता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं इसका स्टेटमेंट नोट करवाता हूं आपको। ठीक है, नोट कर लिया? ठीक है, अब उसके बाद इसका स्टेटमेंट आप नोट करिए। वॉइस को काफी बुरा लग रहा है। कोई जलस फील तो नहीं कर रहा है? चलो ठीक है, नोट करो। When two elements, वे लोग सोच रहे हैं मेरा भी बनाओ। When two elements A and B, when two element, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली मत लेना। When two इसको लिखना नहीं था, मैं बोल रहा था ऐसे। When two elements A and B, अरे बोल रहा हूँ ना, when two elements, इतना तो बोल रहा हूँ चिल्ला के, आवाज आ रही है ना पीछे? When two elements A and B form more than one compounds, the masses of element B that combine with a given mass, masses of element B तक लिखा, उसके बाद that combine with a given mass of A are always in the ratio of small whole numbers, या सिंपल होल नंबर, जो लिखना चाहो आप। ठीक है, ये भी सही है, वो भी सही है। स्मॉल होल नंबर्स किसका? हाँ, बी एलिमेंट का। मतलब एक को तो फिक्स करेंगे ना। कहने का मतलब, फिर से समझो, स्टेटमेंट हो गया। अब मेरी बात फिर सुनो, फिर से। अभी देखो नहीं बता पाओगे, फिर से पूछूंगा मैं। यहां पर दो एलिमेंट हैं, ए और बी, दोनों कंबाइन करते हैं और एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। तो उसमें क्या होगा? देखो फिर से बात हो रही है। ये समझ लेना कि मैं आके बैठूंगा फिर और माइक दूंगा तुमको बोलने के लिए, इसलिए मेरी बात ध्यान सुनो। यहां पर क्या होगा? दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, ए और बी, और उसके बाद वो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। जैसे यहां पर आपने देखा NO, N2O, NO2, 3 कंपाउंड बनाया उसने। तो पहला वाला जो एलिमेंट होता है, अगर उसको हम लोग क्या करें? फिक्स करें, उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरे वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास का रेशियो होगा, वो एक सिंपल होल नंबर में होता है। ये कहने का मतलब है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का। इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? ऑक्सीजन को भी ऐसे सेम बनाते हैं। हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, वो एक सिंपल होल नंबर में रहेगा। लेकिन पहला एलिमेंट हमने यहाँ पे नाइट्रोजन को लिया है, ये कहने का मतलब है। ऑक्सीजन को नहीं कर सकते। ऑक्सीजन को ऐसे सेम नहीं बनाते। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते?
लेकिन नाइट्रोजन को यहाँ पर क्या होगा कि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, इसलिए नाइट्रोजन को पहले हम लेते हैं, ऑक्सीजन को नहीं। ये कहने का मतलब है। सेंट्रल एटम कौन होता है? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ज़्यादा नहीं। इस बात को ध्यान देना। अब उसके बाद यहाँ पर आगे है गैलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनो। गैलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब उसके बाद मेरी बात ध्यान सुनो। इसमें दो कंडीशंस होनी चाहिए, इसमें दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला क्या है? पहला, जो भी केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। अभी देखो, इसीलिए मैं भी से पूछता हूँ, मेरी आदत है। हाँ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपने क्या समझा? बोलो। समझा ना आपने? समझा ना? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बताना पड़ेगा, ध्यान देना। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है? कुछ लोगों ने सिर्फ बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, एक दो लोगों ने, बाकी लोग सब वही बता रहे हैं, ए बी से रिएक्ट करता है, ए बी से रिएक्ट करता है। अरे ए बी से रिएक्ट कर तो रहा है, कितने कंपाउंड भी तो बना रहा है ना। जब दो एलिमेंट रिएक्ट करते हैं और एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो जो सेकेंड एलिमेंट होता है उसके एटॉमिक वेट का जो रेशियो होता है वो एक सिंपल होल नंबर में होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब उसके बाद यहाँ पर एक गैलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, इन्होंने दो चीजें बताई थी। कैसे बता? यहां पर देखो, पहले तो दो कंडीशन होनी चाहिए। कौन सी कंडीशन? जो भी केमिकल इक्वेशन होना चाहिए वो बैलेंस्ड होना चाहिए। कंडीशन क्या होनी चाहिए इसके लिए? इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना चाहिए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना चाहिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि उसका टेम्परेचर और प्रेशर, ये दोनों क्या होना चाहिए? सेम रहने चाहिए, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम। टेम्परेचर एंड प्रेशर मस्ट बी सेम। टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम होने चाहिए। हाँ, ठीक है, वो तो स्टैंडर्ड हो गया ना। एसटीपी तो स्टैंडर्ड हो गया। ये कहने का मतलब है सेम रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन, जैसे मान लो यहाँ पर H2 और O ये मिलके क्या बनाता है? H2O2 मिलके क्या बनाएगा? यही कंपाउंड है। देखो H2 प्लस O रहेगा ना। एक सेकेंड, H2 प्लस O क्या बनाएगा? H2O। अब उसके बाद क्या होगा? जैसे मान लो ये रहता है H2O, तो यहाँ पर 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। अब अगर इसका 2 मोल है, अरे 2 से मल्टीप्लाई किया 2 मोल होगा ना। इसका 1 मोल है, ऑक्सीजन O2 का 1 मोल, और इसका भी कितना रहेगा? 2 मोल रहेगा। मतलब इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो एक सिंपल होल नंबर में रहता है। और ये क्या कंडीशन होनी चाहिए कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो रही है, यहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम बताना है। यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम होता है वो एक सिंपल नंबर में रहता है, सिंपल होल नंबर रहता है। ये कहने का मतलब है गैलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम का। ये दो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको पहले याद रख लो, इनको पहले नोट कर लो अच्छे से।
फिर आगे बात करते हैं। हो गया, लिखो जरा सब लोग। व्हेन गैसेस कंबाइन, व्हेन गैसेस कंबाइन और ओ आर, ठीक है, और आर प्रोड्यूस्ड, और आर प्रोड्यूस्ड in a chemical reaction, in a chemical reaction, in a chemical reaction, they do so in a, they do so a simple ratio by volume, simple ratio by volume, simple ratio by volume, provided all gases are, provided all gases are at same temperature, provided all gases are at same temperature and pressure, same temperature and pressure। तो ये रूल आपने समझा कि जब दो गैसेस आपस में कंबाइन होती हैं तो ये एक सिंपल रेशियो में होती हैं। कौन, किसके सिंपल रेशियो में? वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में होती हैं। और उसके लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आप बोलिए क्या बोला गया? अगर पूछा गया कि गैलोशियस लॉ क्या होता है, फिर क्या बताओगी? हाँ देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना था? H2 का कोफिशिएंट कितना है? 2 है ना, तो इसका 2 मोल होगा। O2 का कोफिशिएंट कितना है? 1, तो इसका 1 मोल होगा, मतलब 1 वॉल्यूम। और H2O का कोफिशिएंट कितना है? 2, तो इसका भी 2 मोल होगा। तो ये एक सिंपल रेशियो में है कि नहीं? मतलब 2 1 2 एक सिंपल होल नंबर है ना। तो वही बोल रहा है कि अगर दो गैसेस कंबाइन करती हैं तो वो वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में रहती हैं अगर टेम्परेचर और कांस्टेंट को सेम रखा जाए तो। ये कहने का मतलब है। बताओ, अभी तो बता भी दिया, बोलो। मैंने यही बताया कि अगर दो गैसेस कंबाइन करती हैं तो उनके वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो सिंपल होल नंबर में होता है, टेम्परेचर और कांस्टेंट को सेम रखा जाए, बस हो गया। जैसे आप कुछ कहना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सिंपल वॉल्यूम में होने, वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में होने चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैलोसियस लॉ। उसके बाद आगे चलते हैं, एक है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो मस्त मतलब कैसा? इसमें हमने O2 फिल किया हुआ है। तो उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर अगर हम लोग कोई सी भी दो गैस ले लें, कोई भी डिफरेंट गैसेस हैं, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उनका टेम्परेचर और प्रेशर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अच्छा, इक्वल वॉल्यूम भी होना चाहिए। जैसे मान लो अगर हमने 1 लीटर इसको लिया तो ये भी कितना होना चाहिए? 1 लीटर होना चाहिए। उन्होंने ये बोला, किसने? एवोगैड्रो ने, साइंटिस्ट का नाम है एवोगैड्रो। उन्होंने बताया था कि अगर हम लोग दो गैसेस लेते हैं सेम अमाउंट में, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कहने का मतलब ये है कि दो, अगर हम लोग सेम वॉल्यूम का गैस लेते हैं, 1 लीटर 1 लीटर, 2 लीटर 2 लीटर, मतलब सेम होना चाहिए, 5 लीटर 5 लीटर, जितना वॉल्यूम पहले का दूसरे का भी उतना ही होना चाहिए, और टेम्परेचर और प्रेशर कैसा होना चाहिए? सेम। तो उन दोनों में क्या होगा? सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। ये कहने का मतलब है एवोगैड्रो लॉ का। इसको ध्यान देना। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, equal volume of gases, equal volume of gases at same temperature and pressure, equal volume of gases at same temperature and pressure have same number of molecule, same number of molecule। ये क्या होता है? एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो। अब उसके बाद हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं। उन्होंने क्या बताया था? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अरे पढ़ा नहीं क्या इसके पहले? 9th में पढ़ा होगा ना? तो फिर
उसको यूनिफाइड मास बोलते हैं, एएमयू बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, उसको बताएंगे अभी आगे, वो आएगा। ग्राम और एएम में सेम है हम्म, ग्राम और एएम नो 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 नो, सेम नहीं होता, ऐसा कभी बोलना नहीं, कभी नहीं। यूनिफाइड मास और एटॉमिक मास यूनिट में बहुत, और ग्राम में बहुत बड़ा डिफरेंस, मतलब लोग एग्जैक्ट बोलते हैं बट एग्जैक्ट नहीं है, अलग है। चलो ये हो गया। देखो इन्होंने क्या बोला था, मैटर के पास क्या होता है, एक इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम। मैटर कंसिस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स which is called, क्या बोलते हैं उसको, एटम बोलते हैं। अच्छा एक बात ध्यान देना, किसी भी एक एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे वो सब कैसे होंगे, एक जैसे। लेकिन अगर कोई दूसरा एलिमेंट आ गया तो उसका जो, उसके जो एटम होंगे उनका जो रेशियो होगा, उनका वेट जो होगा वो डिफरेंट रहेगा। मतलब एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होते हैं, बट कोई दूसरा एलिमेंट आ गया तो उसके एटम कैसे रहेंगे, पहले वाले कंपैरिजन में डिफरेंट होते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। एटम ऑफ वन एलिमेंट इज सेम but atom of different element will be differ, ठीक है, to each other, ऐसे बोल सकते हो। हाँ कौन बोल रहा था, अच्छा ओके। अभी ठीक है। अच्छा एक चीज तो मैंने आपको शायद पहले बता दिया है कि कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट रहते हैं उनका रेशियो फिक्स्ड होता है ना। इन अ कंपाउंड there is fixed ratio of sorry fixed ratio of elements, atomic and molecular masses। देखो एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास का मतलब क्या है, कुछ पूछो, फिर क्यों बात कर रही हो। एटॉमिक मासेस, देखो एटॉमिक मास का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास, ठीक है, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास
जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। और जो कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, उसको मेज़र करना पॉसिबल नहीं है। क्या होता है, अगर वन एटम के मास की हम लोग बात करेंगे, मास ऑफ वन एटम, अगर हम लोग मास ऑफ वन एटम की बात करेंगे, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, तो ये कितना होता है 1.67 इंटू 10 के पावर -24, 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। ठीक है, अब उसके बाद देखो, इसको मेजर करना इतना आसान नहीं है, नॉट इजी टू डिटरमाइन। अच्छा, इसीलिए हम लोग फाइंड करते हैं AMU। क्या फाइंड करते हैं? AMU। AMU का मतलब क्या होता है भाई? AMU का मतलब क्या होता है? उसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं उसको? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? AMU। और ये क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? 1/12 इंटू C12 एटॉमिक मास। C12 एटॉमिक मास मतलब कार्बन के C12 का मतलब क्या है? कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। कार्बन के 12 एटॉमिक मास का, कार्बन के एक एटम का जो एटॉमिक मास होगा उसको आप 12 से डिवाइड करो, वो क्या आएगा? एटॉमिक मास यूनिट। मेरी बात फिर सुनो, कार्बन के एक एटम का जो एटॉमिक मास होगा उसको अगर हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा एटॉमिक मास यूनिट। एक तरीका और बताता हूँ आपको, आपने न्यूक्लियॉन्स सुना हुआ है? न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? हाँ, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप सब जानते हो कि भाई न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं? न्यूक्लियस में होता है ना। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को ही क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अब यहां पर कार्बन के पास अगर C12 यहां पर लिखा गया है, C12, मेरी बात ध्यान सुनो, सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं दिया हुआ है, कुछ चीज़ें एडिशनल बता रहा हूँ अलग से, जो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट लिख के छोड़ दिया है, उसके बाद आप समझो, सिर पटको, आपको शायद समझ में भी ना आए। लेकिन जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग है, बट आपको समझ में आएगा। अलग मतलब कनेक्टेड, ऐसा नहीं कुछ इररिलेवेंट है, थोड़ा सा अलग तरीके से, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं उसको। जैसे मैंने बोला कि कार्बन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं? 12 होते हैं प्रोटॉन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 ही प्रोटॉन होंगे ना भाई। अच्छा, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 क्या होंगे? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्बन के पास प्रोटॉन कितने? 6 प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन कितने? तो इसके पास न्यूक्लियॉन्स कितने हो जाएंगे? 12, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम ही न्यूक्लियॉन्स होता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/12 इंटू 12 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन्स। मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन्स। मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/12 इंटू 12 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन्स। अच्छा, न्यूक्लियॉन्स वही है जो कार्बन है, C12 एटॉमिक मास। C12 का मतलब क्या है? कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। अच्छा, कार्बन को हम लोग 12 एटॉमिक मास लिखो या 12 न्यूक्लियॉन्स लिखो, एक ही बात है। न्यूक्लियॉन्स भी क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम। C12 एटॉमिक मास लिखो या 12 न्यूक्लियॉन्स लिखो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अब ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा?
एटॉमिक मास यूनिट कितना हो जाएगा? एटॉमिक मास यूनिट का मतलब मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन्स। अगर कोई पूछे आपसे कि एमयू क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि 1/12 इंटू C12 एटॉमिक मास, या फिर आप ऐसे बताओ कि कार्बन के एक एटम का एटॉमिक मास जो है उसको 12 से डिवाइड कर दो, वो एटॉमिक मास यूनिट है, सिंपल सी बात है। या फिर आप बोलो मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन्स, एक न्यूक्लियॉन्स का जितना मास रहेगा वही होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलोगे? एटॉमिक मास यूनिट। और न्यूक्लियॉन्स कोई पूछे क्या होता है तो आपको पता ही है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम होता है, सिंपल सी बात है। इसको फटाफट नोट करिए बहुत अच्छे तरीके से। कहाँ पे भाई? ये कौन बोला? हाँ, नॉट इजी टू डिटरमाइन। अच्छा, एमयू लिखा हो या यू लिखा हो एक ही चीज़ होती है, ध्यान सुनो। अगर एमयू लिखा हो या फिर यू लिखा हो, और यू, कभी कभी यू भी लिखा होता है, तो यू का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड मास। क्या बोलेंगे उसको? अगर कभी यू लिखा हो तो बोलते हैं यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, इसको यूनिफाइड मास बोलते हैं। अब बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास की। अच्छा, पूछा रहा है कि 1 AMU में कितने ग्राम होते हैं, तो क्या बताओगे? 1 AMU में कितने ग्राम होते हैं? 1.67 इंटू 10⁻⁻24। ध्यान देना, 1 AMU पूछा जाए कितने ग्राम, क्या बोलोगे? 1.67 इंटू 10⁻⁻24। ए, क्या हो रहा है वहाँ पे? अभी जब मैं पूछता हूँ तो कोई बता ही नहीं पाता। हाँ, मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पर देखो, मैंने आपको ये बोला कि एटॉमिक मास क्या होता है, तो आपको बताना है कि किसी भी एलिमेंट के 1 एटम का जो मास होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। और अगर एक एटम का जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24, मतलब कितना छोटा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते, डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम लोग एक रूल यहाँ पर लगाते हैं, उसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, जो कि क्या होता है? 1/12 इंटू C12 कार्बन एटम। मतलब कार्बन के 1 एटम का जो मास होता है उसको डिवाइड करो उसके 12th पार्ट से, तो वो आता है क्या? एटॉमिक मास यूनिट। या फिर इसी को आप ऐसे लिख सकते हो 1/12 इंटू 12 इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन्स। मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन्स में मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा ना, 12 न्यूक्लियॉन्स हो जाएंगे। और न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम। कार्बन 12 का मतलब क्या है? ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम ही तो है। एटॉमिक वेट मतलब क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम ही होता है एटॉमिक वेट। अब उसके बाद देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है उसको न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे C12 की जगह पर यहाँ पर 12 इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन लिख सकता हूँ ना। यहाँ पर 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन्स। कोई आपसे पूछे कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम। बस सिंपल सी बात है। कोई पूछे कि 1 एटॉमिक यूनिट मास जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इस बात को ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, 2 AMU बोले, 3 AMU बोले तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1.67, 3 पूछे तो 3 इंटू 1.67, 4 पूछे तो 4 इंटू 1.67, ऐसे करके, ठीक है। हाँ, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन का मास 1.67 होता है। किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का कितना होगा? यही होता है। हाइड्रोजन अगर आप बोलोगे तो उसका न्यूक्लियॉन्स कितना होता है? 1, यही होता है ना। तो इसका न्यूक्लियॉन्स 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? उसके 12th पार्ट से डिवाइड करना पड़ता है, उसका 12th पार्ट। मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1.008। तो ये नहीं होगा 1 AMU नहीं
1 AMU कैसे होगा? 1 AMU किसके लिए होता है? किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास है। एक एटम मतलब बहुत छोटी चीज़ होगी, वो कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात नहीं हो रही है, एक एटम की मास हो रही है। तो एक एटम की वैल्यू ये होती है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, हाइड्रोजन का एक एटम की वैल्यू हाइड्रोजन के एक एटम की वैल्यू है। ये है 1.67 × 10⁻²4। और कार्बन के या किसी भी एलिमेंट के एक एटम की, ये कहने का मतलब है किसी भी एलिमेंट के एक एटम की। यहाँ पर 1.67 × 10⁻²4, ये कहने का मतलब है। अरे हाइड्रोजन न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं? हाइड्रोजन में प्रोटॉन एक ही तो होता है ना, न्यूट्रॉन 0 होता है। तो 1 + 0 कितना होगा? 1 ही तो होगा, मतलब 1 न्यूक्लियॉन आएगा उसमें। सिंपल सी बात। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट पूछा जाए तो क्या बताओगे? मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं? 1 ही तो होते हैं। अब उसके बाद एवरेज एटॉमिक मास, बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, देखो एवरेज की बात कहाँ से आई यहाँ पर? कोई भी एलिमेंट जब एक से ज़्यादा फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे मान लो आपने आइसोटोप सुना होगा। हाँ, आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स क्या होगा? कितने लोग बताएंगे आइसोटोप्स? किसको उसको मालूम है? हाउ मेनी स्टूडेंट? बस 2 लोग इतनी बड़ी क्लास में, आपको मालूम है? बताइए। इसका एटॉमिक मास अलग होता है बट एटॉमिक नंबर सेम। हाँ बिल्कुल सही बात है कि ऐसी स्पीसीज जिसमें, उधर देखो, ऐसी स्पीसीज जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मासेस क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। उसे क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। एक आपने और पढ़ा होगा आइसोबार्स, उसमें डिफरेंट होता है, इसका उल्टा होता है। स्पीसीज हैविंग different mass number but same atomic number, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर। जैसे मान लो यहाँ पर कार्बन की बात वो कर रहा है, तो कार्बन में यहाँ पर 6C12 6C13 और यहाँ पर क्या होता है? 6C14। भाई इसमें कार्बन का एटॉमिक नंबर तो सेम ही है ना, 6 6 6 12 13 14। ऊपर एटॉमिक मास होता है, नीचे क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो कहने का मतलब ये है, ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं। क्या है? कार्बन के आइसोटोप्स। तो जब कभी भी कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में प्रेजेंट हो तो उसका कौन सा मास लिया जाए, इसलिए हम लोग निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास। क्या निकालते हैं यहाँ पे? एवरेज एटॉमिक मास। यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं, जैसे यहाँ पे कार्बन जो 12 है और कार्बन यहाँ पर 13 है और कार्बन यहाँ पर कितना है? 14। इन सब का यहाँ पर दे रखा है एटॉमिक मास और नेचुरल अबंडेंस दे रखा है। इसका कितना होता है? कार्बन का C12 का 12.00। इसका कितना होता है? और इसका कितना होता है? इसका नेचुरल अबंडेंस कितना है? 98.892। इसका कितना दे रखा है? 1.108। और तीसरे वाले कितना दे रखा है? 2 × 10⁻⁻10। कैसे निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास? निकालेंगे कैसे? आप क्या करो, इसका एटॉमिक मास किसका? C12 वाले का
यहाँ पर क्या करो 12 इंटू 98.892 प्लस यहाँ पर क्या करेंगे 13 इंटू 1.108 प्लस 14 इंटू 2 इंटू 10 के पावर -10 और डिवाइडेड बाई क्या करो यहाँ पर 100, या इन सबको अलग अलग मल्टीप्लाई करने के बाद आप 100 से डिवाइड कर सकते हो, या सबको एक साथ ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जब आप एवरेज एटॉमिक मास निकालोगे कितनी वैल्यू आएगी, एवरेज एटॉमिक मास, तो यहाँ पर 12 पॉइंट आएगा, कितना आएगा 12.0401 U, ये आएगा एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। जैसे मान लो आपको ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, या कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके एक से ज़्यादा आइसोटोप्स हों, तो वो आइसोटोप्स दिया होगा, उसका नेचुरल अबंडेंस दे रखा होगा, तो आप उनको मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड करते जाओ, तो ऐसे निकलता रहेगा एवरेज एटॉमिक मास। हो जाएगा भाई, 3 दे रखे हैं ना, इसका एटॉमिक मास इसमें मल्टीप्लाई किया, प्लस इसका एटॉमिक मास इसमें मल्टीप्लाई किया, प्लस इसका एटॉमिक मास इसमें मल्टीप्लाई किया, तीनों को ऐड कर दिया, बस खत्म हो गया, आ गया एवरेज एटॉमिक मास। ये सब आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, हो जाएगा ना। फिर सिर्फ थोड़ी कैलकुलेशन रहेगी, ऐड ही करना रहेगा, और क्या करना रहेगा, मल्टीप्लाई करो, ऐड कर लो, नोट करो। हाँ, और क्या पूछ रहे, लिखना है। इसी पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट नोट करो। इसको जैसे पहाड़ तोड़ने के लिए बोला गया, हाँ ऐसे बोल रही है। हाँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन बोला, एक क्वेश्चन करने के लिए बोला तो ऐसे कर रही है। हो गया ना, 011 U। अब उसके बाद देखो यहाँ पे आइसोटोप्स दे रखा है, आइसोटोप्स नियॉन का दे रखा है 20, 21 और 22, ठीक है। एटॉमिक मास इसका दिया है, एटॉमिक मास कितना दे रखा है 19.9924, और सेकंड है 20.9940, नहीं 21.9914। अब यहाँ पर नेचुरल अबंडेंस कितना है, नेचुरल अबंडेंस कितना है यहाँ पे 90.92%, 0.26%, और यहाँ पर क्या है 8.82%, 8.82%, ठीक है। आपको एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करना है नियॉन का। सभी लोग ट्राई करो भाई, फाइंड एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। सभी लोग बताओ। तो सर ये 20 लेने का, फिर ये लेने का, 20 लेने का, फिर 19.99, 20 लेने का, अरे 20 लेने, नहीं, अप्रॉक्स नहीं लेना है आपको, जो वैल्यू आपको दे रखी वही लेना है आपको। सभी लोग इसको मल्टीप्लाई करो 100 से डिवाइड, मतलब इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस इसको मल्टीप्लाई करो,
फिर तीनों मल्टीप्लाई करने के बाद 100 से डिवाइड करो, देखो क्या आ रहा है सभी लोग। इसको हाँ क्या हो जाएगा 19.9924 इंटू कितना होगा 90.92, सही होगा ना। इस थोड़ा इधर लिखता हूँ। क्या आ रहा है, क्या हो गया? $19.9924 इंटू कितना हो जाएगा 90.92 प्लस 20.9940 इंटू 0.26 प्लस 21.9914 इंटू कितना होगा 8.82 और डिवाइडेड बाई 100। अब मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है सबको? सब मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना? मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो ओवरऑल, ये इन सबको बोलो। सबको ऐड करो, मल्टीप्लाई करने के बाद सबको ऐड करो। चलो अभी सबसे पीछे तो मैं देख रहा हूँ कब से बात कर रही हो। एक आंसर दे दो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलो। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बताया गया आज? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोला गया, बताओ फटाफट। कौन बोलेगा? डेफिनेट प्रोपोर्शन, आप बोलिए। वो एलिमेंट कोई भी कंपाउंड बनाए, उन सभी में एलिमेंट के जो एटॉमिक वेट का रेशियो होगा वो हमेशा सेम रहेगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।